चाइल्डहुड में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसका बहुत बड़ा असर एडल्टहुड में भी दिखता है। हमारे समाज में ये बहुत स्प्रेड हो रखा है कि वी शुड अपीयर स्ट्रांग। स्ट्रेस एक ऐसा चीज है जिसके कारण से बहुत सारे फिजिकल डिसीजेस भी आ रहे हैं। किसी से भी रैंडमली पूछो कि हाउ आर यू फीलिंग, क्या बताएंगे? आई एम फाइन। हाँ, वही तो बात है कि हमारा बचपन से यही कंडीशन हो रखा है कि आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू करके पूछने का। Hey everyone, welcome back. You're watching Rhythm Revive, the real high. Today we dive into a very important topic, that is stress. In today's life, stress is not just impacting our weight and health, but also our life performance. We discuss the same with renowned psychologist, a TEDx speaker, and a Geo platform contributor, Akshara Damle. Exploring the nuances of stress, differentiating sadness from depression, and uncovering solutions to stress related issues, this video is part 1 of a series. Don't miss out on the subsequent parts. Find the links in the description box. Now, without further ado, let's welcome none other than Akshara Damle. So, welcome to the show, Mr. Akshara. Thank you so much, Sahitya. It's a pleasure to be here. Pleasure is all ours. And आज बहुत ही ज़्यादा excited हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हम करते हैं और आज भी बहुत सारे insights हम जानेंगे जी। एक बहुत ही important topic के बारे में, जो है stress। जी। और हम सब जूझ रहे हैं उससे। अक्सर ऐसा होता है फैमिलीज में, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, पर वो स्ट्रेस के साथ तो जरूर रहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि स्ट्रेस है क्या, अगर हमें डिफाइन करना हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को स्ट्रेस महसूस तो होता है, लेकिन समझ में तो नहीं आता है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस को पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। कि whenever you feel stressed, I am not going to the textbook definition because वो तो आप गूगल करोगे तब भी मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक्सपीरियंस की माध्यम से या एक्सपीरियंस के जरिए, जब भी किसी को स्ट्रेस होता है तो उनको अलग अलग इमोशंस आ सकते हैं। जैसे हेल्पलेसनेस महसूस हो सकता है, या फीलिंग ओवरवेल्म्ड, या फीलिंग ओवरबर्डन्ड, या इवन इफ ए पर्सन इज एंग्री, जब बहुत सारा गुस्सा आता है तब भी स्ट्रेस हो सकता है। तो बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं स्ट्रेस के साथ, इसीलिए स्ट्रेस को डिफाइन करना ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। क्योंकि स्ट्रेस एक सिंपल शब्द है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। एंड ये इमोशंस जो हैं वो आपको इफेक्ट करते हैं फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे? बहुत बहुत। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि आजकल के लोगों ना सबको स्ट्रेस है। अभी आजकल क्या हुआ है कि एब्नॉर्मेलिटी सबको है, तो वो न्यू नॉर्मल हो जाता है। आजकल क्या हुआ है कि हर किसी को स्ट्रेस है, तो मेरा स्ट्रेस कोई बड़ी बात नहीं है करके लोग सोचते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि स्ट्रेस एक ऐसा चीज है जिसके कारण से बहुत सारे फिजिकल डिसीजेस भी आ रहे हैं। जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, या फाइब्रोमियाल्जिया हो, या मायोसिटिस हो, या बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हो। जैसे काफी लोगों को नेक पेन आता है, या लोअर बैक पेन आता है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तो बोलेंगे कि एनाटॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्सरे या एमआरआई भी कराओगे तब भी आपको कुछ दिखेगा नहीं। बिल्कुल। तो तब डॉक्टर बोलते हैं कि शायद इसको साइकियाट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। तो यही कारण है कि स्ट्रेस को हम इग्नोर कर रहे हैं। आजकल बच्चे से लेके बुढ़ापे तक सबको स्ट्रेस है जी। लेकिन हम ये कहते हैं आ रहे कि हर किसी को स्ट्रेस है, तो मेरा कोई स्ट्रेस का कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी वजह से और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि कहीं ना कहीं फिजिकल सिम्टम दिखता है कि नेक में पेन है, बैक में पेन है, पर वो साइकोलॉजिकली भी आप इफेक्ट हो सकते हो। जी बिल्कुल। राइट। और इसीलिए डॉक्टर्स उस हिसाब से रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल। एक और बात यह है कि जब स्ट्रेस इनिशियल स्टेजेस में होता है, अगर तभी हम उसको हैंडल करना सीख जाए तो बहुत आसान है। लेकिन जब वो साइकोसोमैटिक इश्यूज तक निकल जाता है तो फिर और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम में ये सारे इश्यूज को कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, क्योंकि इसका कारण स्ट्रेस है, क्योंकि वो माइंड में है।
और जब एक बार वो फिजिकल लेवल में उतर जाता है तो फिर उसको रिवर्स करने में काफी टाइम लग जाता है। तो आप कहना चाहते हो कि वहां पर जो मेडिसिन है उसमें इलाज नहीं है इस चीज का? नहीं, डायरेक्ट इलाज नहीं है उस फिजिकल डिसऑर्डर्स को, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को या मायोसिटिस को या फाइब्रोमाइल्जिया को कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। ओके। थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स देते हैं just to support the patient. Now they will also say that we go better take psychological therapies. लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि एक बार फिजिकल लेवल पे उतर गया प्रॉब्लम जी। तो फिर उसको वहां से रिवर्स करना ना, टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड देन रिवर्स दैट होल प्रॉब्लम, वो बहुत लंबा काम है। तो फिजिकल लेवल पे उतर गया, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये माइंड से, हाँ, इमोशन से? हाँ, शुरुआत जो स्ट्रेस होता है जी। तब हम लोग इग्नोर करते रहते हैं या सप्रेस करते रहते हैं, और हम लोगों को ना ये एक बहुत बड़ा बुरी आदत है। हाँ। ये है कि नहीं नहीं, मैं एक बहुत स्ट्रांग इंसान हूँ, मैं किस चीज को भी फेस कर सकता हूँ, ऐसे बोलना बहुत हमारे समाज में ये बहुत क्या स्प्रेड हो रखा है कि वी शुड अपीयर स्ट्रांग। तो उस कारण से काफी लोग बोलते नहीं कि मेरे को भी स्ट्रेस हो रहा है, दे जस्ट से नहीं नहीं आई एम गुड। लेकिन ये जो सप्रेशन है उसी कारण से वो बाद में वो डीप हो जाता है। हाँ, हमारे अंदर ही वो खराब होने लगता है। जी जी जी। तो क्या एक लेवल होता है एक डिग्री का? जैसे फिजिकल जो फिटनेस की बात आती है, एक लेवल है, शुरुआत में आप एक आपको ये महसूस होगा, फिर ये नेक्स्ट लेवल। स्ट्रेस का भी क्या हम खुद जान सकते हैं कि ओके ये एक लेवल है जो शायद इससे कॉम्बैट हम खुद कर सकते हैं शायद, फिर ये लेवल है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है? ये एक और बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अब स्ट्रेस को भी देखोगे तो उसमें दो तरीके हैं, एक यू स्ट्रेस है, दूसरा डिस्ट्रेस है। यू स्ट्रेस मतलब अच्छा स्ट्रेस, कभी कभार आपको थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए, तभी तो हम लोग काम करते हैं। अगर किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है तो कोई कुछ करेगा भी नहीं, जब होगा देखा जाएगा, जब होगा करेंगे। तो ये भी कभी कभार प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा स्ट्रेस रहना अच्छी बात है। तो हर बार मैं यही नहीं कहूंगा कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस है तो उसके लिए वो इलाज लो। तो जब स्ट्रेस एक लेवल के ऊपर जाता है, जैसे कि आपको वो बहुत थकान महसूस होने लगता है, या आपका एग्जॉस्शन बहुत बढ़ रहा है, या हर रोज आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, हर रोज। फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं ये भी देख रहा हूं कि सुबह सुबह जब हम लोग ऑफिस निकलते हैं, आप उनका एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा कि उनका चेहरे में क्या दिखता है। क्या वो खुशी खुशी ऑफिस जा रहे होते हैं या दुखी दुखी ऑफिस जा रहे होते हैं? ज्यादातर लोग दुखी दुखी ऑफिस जा रहे होते हैं, कोई खुशी से अच्छा मैं आज कुछ और अच्छा काम करूंगा करके कोई नहीं जा रहा है। तो ये एक वार्निंग साइन है। अगर आप जो कर रहे हो उसमें खुशी नहीं मिल रही है तो फिर कुछ तो दिक्कत है। तो क्योंकि वहां पर कुछ तो बर्डनसम इश्यू हो सकता है या ओवरवेल्म्ड फीलिंग हो सकता है, क्योंकि आप अच्छे परफॉर्मर हो तो काफी बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी आपको ज्यादा काम दे देते हैं। तो ये भी एक कभी कभार दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को ना ये एक और प्रॉब्लम है कि काफी लोगों को ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेइंग नो इज अ वेरी बिग सिन। तो इस वजह से लोग जो भी काम आता है उसको ले लेते हैं, बाद में खुद से मुश्किल हो जाता है, रहते हैं। हाँ जी। तो इसी कारण है कि जब भी एक लेवल के बाद, मतलब मैं ये कहूंगा कि उनको अगर एसेस करना है, अगर हर रोज एग्जॉशन हो रहा है, अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल दिन भर बढ़ते जा रहा है, या अचानक से अननेसेसरली एंगर ट्रिगर्स हो रहे हैं, ये सारे चीज शायद देखने के लिए एक इंडिकेटर्स हैं। कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व भी हमें खुद ही करना पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक और जैसे आप एक पॉइंट्स को उठा रहे मेरे अंदर से कि काफी लोगों को ना ये आजकल बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है। मैं काफी लोगों से पूछता हूँ कि 24 घंटे जो भी है आपके साथ, मतलब 6-7 घंटे आप सो भी लेते हो, तब भी आपके पास 18 घंटे मिलेगा। तो ये 18 घंटे में कितना घंटे अपने लिए देते हो? तो कोई नहीं दे रहा। आजकल हर कोई दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, मतलब घर वालों के लिए काम करते हैं, या ऑफिस वालों के लिए काम करते हैं, या समाज के लिए काम करते हैं, मतलब अपने आप के लिए कोई टाइम दे ही नहीं रहा। और वहीं पे तो दिक्कत होता है, क्योंकि खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी लोग कर नहीं रहे। ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही है कि हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम खुद के लिए समय निकालें,
सबके लिए समय निकालते हैं, स्पेशली जो वुमेन होती हैं वो तो पूरे परिवार के लिए उनको देखभाल करना होता है A to Z, बिल्कुल और वो खुद के लिए ध्यान ही नहीं लगा पाती है। बिल्कुल जब तक हम खुद पर फोकस नहीं करेंगे हम नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट आप ये YouTube में एक वीडियो देखे होंगे जी। कि एक इंटरव्यू का, मॉक इंटरव्यू का एक वीडियो आता है जहां पे वो बोलते हैं इंटरव्यू करके, ये 24/7 जॉब है जहां पे आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा। मतलब सारे जॉब डिस्क्रिप्शन बताते बताते लास्ट में बोलेंगे कि इसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ। तो लोग बोलते हैं कि ये क्या, ऐसा क्या काम है, Right. तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो बाद में बोलते हैं कि ऐसा भी काम होता है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। जी। तो पूछते हैं कौन है ये पागल लोग, फिर बताते हैं कि आपकी माँ। तो तब सारे इमोशनल हो जाते हैं जी। क्योंकि हम लोग ना काफी बार हमारे पेरेंट्स को, जो माँ हो या पापा हो, दोनों, अब हम बच्चों के लिए काम करते हैं, उसमें भी माँ एक कदम आगे रख के कभी भी बच्चे का जो भी, मतलब आप बड़े भी हो गए, आप 50 उम्र की भी हो गए, जी। तब भी माँ को वो अपना एक माँ का प्यार अलग ही होता है। माँ के लिए आप बच्चे ही हो। जी। तो माँ अपने आप के लिए कुछ ना कुछ करती रहेगी, लेकिन हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करके एक्नॉलेज करने में बहुत पीछे हट जाते हैं। जी। कभी भी हम उनको थैंक यू बोलना कभी कभार थोड़ा सुपरफिशियल लग सकता है, लेकिन हमारा जो कृतज्ञता भाव जो होना चाहिए वो हर रोज उनके लिए देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है और हम सब रिलेट करते हैं इस चीज़ से। कहीं ना कहीं समझना अपने फैमिली मेम्बर्स को, माता पिता, हर एक इंसान को और खुद को भी, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम जान सके कि हम इमोशनली किस लेवल पे हैं। जी। Right. जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेस से हम हर रोज़ गुजर रहे हैं, वो किसी भी लेवल का किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, पर सोल्यूशन के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, हम घूमने चले जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। जी। तो किस लेवल तक हम ये सारी चीज़ों का सपोर्ट ले सकते हैं? कभी कभी क्या होता है, ज़ोर से मैं पर्सनली म्यूज़िक सुनता हूँ, जी। तो वो म्यूज़िक मूड में तो मैं सब रिलीफ भी हो जाता है। आई थिंक हम सब जब गाड़ी में घूमते हैं तो म्यूज़िक का सहारा लेते हैं। जी। सो एक लेवल तक हम वो कॉम्बैट कर पाते हैं, पर एक लेवल आता है जहाँ पर हर चीज़ लगता है बंद हो चुकी है, दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। बिल्कुल। सो हाउ डू वी गेट टू नो कि ओके दिस इज वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग, आई शुड टेक अ स्टेप, और आई शुड जस्ट वर्क अराउंड what आई एम हैविंग एज अ रिसोर्स टू कॉम्बैट दैट स्ट्रेस। तो जो भी आपने बताया, जैसे वॉकिंग जाना हो या दोस्तों से मिलना हो या उनसे बात करना हो या म्यूजिक सुनना हो, या काफी लोग खाना बनाते हैं अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, या शॉपिंग करते हैं या बिंज ईट करते हैं, तो ये सारे चीज जो हैं उनको हम लोग कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म। जी। जब भी हमें स्ट्रेस होता है, वी ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स बाय डूइंग समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग टू अस। एंड दिस इज नथिंग टू डू विद कि आप नॉर्मली ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, आपका मन है बिल्कुल, लॉन्ग ड्राइव इसीलिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा मन शांत हो जाए। जी। हाँ। तो वो अलग है, ट्रैवलिंग आप टूर प्लान शौक से कर रहे हो दोस्तों के साथ, हाँ, वो अलग बात है। जी। जब भी आपको स्ट्रेस होता है तब ये करते हो ना, उसके लिए हम बोलते हैं कि ये कोपिंग मैकेनिज्म है। अब कोपिंग मैकेनिज्म गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। कोपिंग मैकेनिज्म इज वेरी क्या बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मतलब हमें कभी भी कुछ भी हो रहा है, हम लोग उससे बचने के लिए कुछ और करेंगे ताकि हम लोग बच जाए। तो ये कोपिंग मैकेनिज्म बहुत नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है कि हमारा सारे कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। मतलब कोई काम ये है, ये मेरे को स्ट्रेस दे रहा है, तो मैं इसको छोड़ के ये करूंगा, ये मेरे को खुशी दे रही है, तो यहां से हट के यहाँ पे आ गया। तो टेम्पररी मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो गया, फिर दोबारा यहाँ पे आ गया, तो ये दोबारा वही स्ट्रेस देगा, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे थोड़ा जो रिलैक्सेशन हुआ है उस वजह से मैं इसको थोड़ा बेटर हैंडल कर पा रहा हूँ। एंड वो कोपिंग मैकेनिज्म नेगेटिव भी हो सकता है आपको। हाँ, इन द लॉन्ग रन ये नेगेटिव होता है। बताता हूँ क्यों। जब भी हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम लोग सप्रेस कर रहे हैं चीजों को। मतलब अब ये मतलब एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन में हो, आप किसी से बात कर रहे हो और वहां पे कन्फ्रंटेशन हो रहा है, तो आप अगर वहां से हट के कहीं और चले गए तो यहां से डिस्ट्रैक्ट हो गए,
और ये इसको सप्रेस कर दी, यहाँ पे जो भी इमोशंस आ रहा था उसको सप्रेस कर दिए। राइट। अच्छी बात है कि एक बार सप्रेस हो गया, हाँ। लेकिन जब बार बार सप्रेस करते जाते हो तो वो प्रेशर कुकर बन जाता है अंदर, और एक दिन ऐसे ब्लास्ट होगा कि आपके लिए भी हानिकारक है और दूसरों के लिए भी हानिकारक। मतलब खुद को अंदर से मारते रहना। बिल्कुल। तो सप्रेशन इज लाइक दैट। तो उस वजह से मैं ये कहूंगा कि ये डिस्ट्रैक्शन या जो भी कोपिंग मैकेनिज्म है ये सारे टेम्पररी है जी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में दो तरीके हैं, एक तो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, एक तो इमोशन फोकस्ड कोपिंग। ओके। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो और बाहर से कोई आवाज आ रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है या कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, आप अगर खिड़की को बंद करके उसको निपटा दोगे तो इट इज प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, मतलब आप प्रॉब्लम कॉजिंग एजेंट को ही हटा दिया। हाँ। है ना। लेकिन हमारे जिंदगी में दिक्कत ये होता है क्योंकि स्ट्रेस मटेरियल चीजों से कम आता है लेकिन इंसानों से ज्यादा आता है। जब आपके घर वालों से स्ट्रेस हो रहा हो जी, जब आपके बॉस से या सबॉर्डिनेट से स्ट्रेस हो रहा हो या कोई पब्लिक लोगों से स्ट्रेस हो रहा हो, जब आप ट्रैफिक में वाइफ में अगर हाँ रिलेशन, तो ये सारे चीजों में जब भी स्ट्रेस होता है तो आप प्रॉब्लम कॉजिंग एजेंट को हटा नहीं सकते, उनको झेलना ही पड़ेगा या उनको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है इमोशन फोकस कोपिंग। इमोशन फोकस कोपिंग का मतलब ये है कि हमारा जो इमोशंस हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि स्ट्रेस के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग इमोशंस होते हैं, जैसे एंगर हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, या ओवरवेल्म्ड फीलिंग हो सकती है, या ओवरबर्डन फीलिंग हो सकती है, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग इमोशंस हो सकते हैं। जब इंसान को समझ में आता है कि हाँ मेरे को ये इमोशन हो रहा है और इस वजह से मेरे को स्ट्रेस हो सकता है, तो you are much aware of your emotions and then you can regulate those emotions so that you don't get into the stress situation. That's a fantastic thing. हाँ जी। Knowing that root cause जी, लेकिन वहां पे डीप वहां पे जाना पड़ेगा, खुद से बातें करनी पड़ेगी, बिल्कुल, खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा। हाँ। अब मैं एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, इस मैकेनिज्म को हम क्यों अपना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप रैंडमली पूछो, ये जो भी दर्शक हैं उनको भी बता रहा हूँ कि किसी से भी रैंडमली पूछो कि हाउ आर यू फीलिंग, क्या बताएंगे? आई एम फाइन। हाँ, वही तो बात है कि हमारा बचपन से यही कंडीशन हो रखा है कि आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू करके पूछने का, है ना। हमारे अंदर बहुत सारे तनाव हो तब भी हम लोग यही बोलेंगे कि हाँ आई एम फाइन। वहीं पे दिक्कत आती है कि हम लोग हमारा सारा इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे। मतलब समझने का अर्थ ये नहीं कि अंडरस्टैंड करो, उसको एक्सपीरियंस करो और रिकॉग्नाइज करो और एक्नॉलेज करो। अगर एंग्जाइटी हो रहा है तो बोलो कि हाँ मेरे को एंग्जाइटी हो रहा है, ये डर लग रहा है तो बोलो कि डर लग रहा है। कि आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कॉर्नर पे खड़े हो, नीचे देखते हुए आपको डर लग रहा है तो बोलो कि डर लग रहा है। खुद से झूठ नहीं बोलना है। हाँ, तो जब भी आप अपना इमोशंस को देखने लगते हो, उसको ढंग से सच्ची तरीके से महसूस करने लगते हो, तब आपको ये सारा पूरा ये इमोशंस की दुनिया खुल जाता है जी। और आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे स्ट्रेस हो या कन्फ्रंटेशंस हो, जो भी आ रहे हैं, ये सबका इलाज आपके अंदर ही है। तो साइकोलॉजिस्ट का काम यही होता है कि भाई ये पूरा दुनिया खुला है जी। जो आप यहीं पे दरवाजे पे बंद करके रखे हुए हो, जब इसको खोल देते हो तो बहुत आसान हो जाता है। इसी यही तो बोलते हैं हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस, कि अपने इमोशंस को जब हम समझना शुरू कर देते हैं तभी आपका बहुत सारे चीज अपने आप सुलझने लगता है। आज की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समझती है। हाँ जी, इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं समझती है। और बहुत बड़ी बात आपने कही कि सबसे बड़ा टर्म आ रहा है अवेयरनेस, दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर ओन इमोशंस, तभी सोल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल। एंड दिस इज अमेजिंग इफ वी कैन नो ऑल दीज इमोशंस। कि और इमोशंस नवरस होता है, आई थिंक। हाँ, ईगो, आपका एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, कब किस समय आप क्या महसूस कर रहे हो जी। तो ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में नवरस का बहुत अच्छा वर्णन दिया है। कि नवरस को हम ये भी समझ सकते हैं इंडियन ट्रेडिशन में कि ये these are the basic fundamental emotions that anybody will have। तो इसको लेके मैं एक और नया चीज को बताना चाहता हूँ कि काफी लोगों को ना कि गुस्सा एक बहुत नेगेटिव इमोशन करके समझते हैं, लेकिन नवरस के आधार पे बोलूंगा कि गुस्सा या क्रोध
या रौद्र जो इमोशन है, ये नेचुरल इमोशन है। एंगर इज ए वेरी नेचुरल इमोशन, लेकिन हम लोगों को ना एक ही ये हमारा प्रॉब्लम ये भी बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। घुसा दिया गया है कि हाँ, गुस्सा गुस्सा नहीं करने का, क्योंकि गुस्से में हमें दो ही तरीके में हमें एक्सप्रेस करना आता है। या उसको वायलेंटली एक्सप्रेस करो, किसी चीज को तोड़ दो, या किसी को मार पिटाई करो, या मुंह बंद करके रखो जी, ताकि किसी से बात नहीं करने का। और दोनों नेगेटिव है। हाँ, दोनों नेगेटिव हैं। हाँ। क्योंकि पहले वाले में दूसरों के ऊपर वायलेंस हो रहा है, और दूसरे वाले में अपने आप के ऊपर वायलेंस हो रहा है जी। तो हम लोगों का ना दिक्कत ये है कि हम लोग खुले हमारा इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब भी वो नेगेटिव है तो हमें और दिक्कत आता है। तो एंगर हो या मतलब नवरस में तो बहुत सारे हैं, मतलब 9 रस हैं जी, कि श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, भय हो गया, जी, बीभत्स हो गया, रौद्र हो गया, अद्भुत हो गया। तो ऐसे और 3 रस हैं। जी, तो ये सारे रसों में हमें सीखने को ये मिलता है कि हर रस को कैसे एक्सप्रेस करें। अभी इट इज नॉट ओनली अबाउट नेगेटिव इमोशन। मैं ये भी बता दूं कि काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको अपना प्यार भी एक्सप्रेस करना नहीं आता है। एग्जैक्टली। आजकल मैं जब रिलेशनशिप काउंसलिंग करता हूं तो काफी लोगों को यही प्रॉब्लम है कि मैं तो इतना एक्सप्रेस करती हूं लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है, या उसका जो भी है वो बहुत पेल लगता है। ये कारण क्या है? क्योंकि हमें हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इवन लव, वी डो नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस लव, बिकॉज हम लोग पढ़ाई पे इतना लगे हुए हैं, दिमाग को बड़ा करने में इतना लगे हुए हैं कि हम लोग अपने इमोशन से बहुत दूर जा चुके हैं। हमें ये करना पड़ेगा कि इमोशंस के साथ जोड़ना पड़ेगा अपने आप को। बहुत लोगों को डर भी लगता है इमोशंस के साथ जुड़ने में, क्योंकि इतना उनके साथ हो चुका है कहीं ना कहीं, या फिर उनके पास कोई शायद उन्हें विश्वास है किसी पे और फिर वहां से धोखा मिला तो वो बोले कि अब तो मैं किसी को भी। हाँ, ये भी होता है, क्योंकि ये इनको हम लोग बोलते हैं कि इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल बैगेज, जो भी हो। ट्रॉमा मतलब थोड़ा सीवियर कंडीशन होता है, बैगेज मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली लाइटर होता है। तो दोनों कारण से काफी लोग। पर ये जो आपने बात कही कि कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाइल्डहुड से भी हो सकता है, द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप। बिल्कुल। अभी ये तो एक और बड़ा मुद्दे को उठाया आपने कि चाइल्डहुड मतलब काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे को कोई थेरेपी की जरूरत है क्या? मतलब दिखने में नॉर्मल लगते हैं, बड़े बड़े पोजीशंस में होते हैं, ये लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे को थेरेपी का कोई जरूरत है क्या? और मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया में कोई भी हो, हर किसी को थेरेपी की जरूरत है जी। कारण ये है कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं, हम सोशियोलॉजिकली अगर इसको समझे कि सोशलाइजेशन प्रोसेस करके एक है, मतलब जब बच्चा बड़ा हो रहा हो जी, माँ बाप उनको सही और गलत का पूरा सिखाते जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, सब सिखाते रहते हैं। वैसे पेरेंट्स के साथ साथ बड़े लोग जो भी घर पे हैं या नेबरहुड में जो भी हैं, वो लोग भी सिखाते हैं, बाद में टीचर सिखाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये पूरा जो बड़ा होते हुए हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है या होता है। राइट। हर बार आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं होता है ना। तो जब ये जो सारे एक्सपीरियंसेस नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन वी हैव वेरी गुड कोपिंग मैकेनिज्म, दैट इज सप्रेशन। तो अगर बच्चा आके बोलता है मम्मा मेरे को किसी ने पिटाई करी, तो माँ बोलेगी छोड़ना, वो क्या करेगा तेरे को, तो तू छोड़, उसको छोड़, तू अपना काम कर। तो ये छोड़ने की बात है ना, यही गलत है, क्योंकि ये बाद में सप्रेस होके ये इमोशनल बैगेज हो जाता है, पहली बात। और एज ए कोपिंग मैकेनिज्म वी कम अप विद न्यू पैटर्न्स ऑफ एक्शंस और इमोशंस। तो हम अलग तरीके में हमारा बिहेवियर को अपनाते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये डिसफंक्शनल बन सकता है बड़े होते होते। तो इसीलिए चाइल्डहुड से लेके बड़े होने तक, मतलब इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन चाइल्डहुड में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसका बहुत बड़ा असर एडल्टहुड में भी दिखता है। तो मैं कभी कभार ये जो सेलिब्रिटी लोग के सामने बैठता हूँ या पॉलिटिशियंस के सामने बैठता हूँ, आईएएस ऑफिसर्स के सामने, मतलब वो मेरे सामने आके बैठते हैं सेशंस के लिए जी। तो मेरे को वो सारा जो ये पद
या पदवी जो भी है वो सारा हट के जी। ये जो सच्चा इंसान दिखाई देता है, हम्म। और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ इमोशनल बैगेज है, बिल्कुल। और जब तक हम इसको हल्का नहीं करेंगे तो ऊपर कैसे उठेंगे। राइट। तो मेरा ये काफी लोगों से यही सवाल है कि आप लोग भर भर के बैगेज भर के हाँ। दौड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दौड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये ही तो आपको पीछे खींचा रहता है। जब इसको हल्का करोगे तो आपका तेजी और आप और तेज भाग सकते हो आगे। और बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि इट्स आई कैन अंडरस्टैंड इन अ जिम या फिर कहीं पे भी फिजिकली हम जब लोड उठाते हैं, आप कितना लोड उठा पाओगे। आप बिल्कुल। उठाते जा रहे हो हाँ जी। और आप अपने से ज्यादा उठा रहे हो, और फिर आप भागने की भी कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। उठा नहीं पा रहे हो, भागोगे कैसे। बिल्कुल वही तो बात है। तो वहीं पे मैं बोलता हूँ कि इमोशनल बैगेज को हल्का कर दो, उनको एड्रेस करो। वो भी हल्का करने का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दो, ये छोड़ने के बाद दोबारा वही सप्रेशन हो जाएगा। हर किसी को हर चीज को उठा के देख के उसको हील करो। हील करने के लिए, हाँ, हील करने के लिए अलग अलग थेरेपेटिक मेथोडोलॉजीज हैं जी। जब वो हील करोगे तो खुद से अंदर से रोशनी निकल आएगी आपको। बाद में जो शक्ति अंदर से आएगी, जो ताकत आएगा, वो अलग ही लेवल पे आता है। और तब आपको जो भी आप अपने जिंदगी में अचीव करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो, वो हर चीज कर पाओगे, क्योंकि आपका कोई रुकावट नहीं रहेगा। जी जी जी।